ठीक है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो सबसे पहले जो है, जो भी लेखक हैं उसका हम लोग परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग के जितने भी बुक्स हैं, साहित्य के, मतलब जिसमें कि संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी, उसमें सभी लेखक का गौर कीजिएगा। ठीक है, लेखक का, कवि का, तो आप ये पाएंगे कि सभी का जन्म जो है लगभग गांव में ही हुआ था। ठीक है, हाँ, बात समझ रहे हैं? आवाज जा रही है? हाँ, तो ये है कि सभी का जन्म कहाँ हुआ था? गांव में। ठीक है, और हम लोगों का भी जन्म कहाँ हुआ है? गांव में। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बनना चाहिए? कम से कम लेखक चाहे कवि तो जरूर बनना चाहिए। हाँ, तो ये है कि, और उसमें अभी ये तो हम एक पहलू पर गए। ठीक है, अब उन लोगों का पेशा, ये सब पर भी हम लोग जब ध्यान देंगे, तो सभी का देखिएगा, सभी का बचपन जो है काफी अभाव से बीता मिलेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, सभी का जीवन जो है, आवाज जा रही कि नहीं? हाँ, तो सभी का जीवन जो है, ज्यादातर कवि और लेखकों का जीवन जो है, आपको मिलेगा अभावों से बीता। ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास उतनी अभाव नहीं है जितना अभाव उन लोगों के पास था। ठीक है, तब भी वो क्या किए? एक अमर छाप छोड़ करके गए हमारे बीच में। ठीक है, तो ये है कि इसीलिए हम लोगों को भी अपना समय बेकार बर्बाद नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? इन्हीं लोगों, हाँ, इन्हीं लोगों की तरह जो है, हम लोगों को भी बनने का कोशिश करना है। ठीक है, अब आइए, तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उसमें भी लम्ही गांव में, और उनका बचपन का नाम धनपत राय था। ठीक है, इसके बाद फिर और क्या जान रहे हैं कि प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। ठीक है, उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, हम्म, देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात है। ऐसे ही सोच जो है हम लोगों को भी रखना है। ठीक है, तब जो है हम लोग भविष्य में नाम कमा पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को सब दिन आदमी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए कि एक तो उनका बचपन अभाव में बीता। ठीक है, इसके बाद शिक्षा भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, किसी तरह से बीए पास किए। ठीक है, और बीए पास करने के बाद जो है वो शिक्षा विभाग में उनको सरकारी नौकरी लगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी त्याग पत्र दे दिए और सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। ठीक है, और पूरा अपना जिंदगी जो है लेखन कार्य में लगा दिए, समर्पित कर दिए। तो 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, और इस बीच में उन्होंने काफी चीजें लिखी, है ना? जैसे प्रेमचंद की कहानी मान सरोवर,
के 8 भागों में संकलित है। जो मानसरोवर है वो 8 भागों में संकलित है। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, जानना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ देंगे, इसके बाद दो बैलों की कथा में आ जाएंगे, लेकिन हमें जो है, जैसे दो बैलों की कथा जो लिखा है उसका भी इतिहास को जानने का जरूरत है। ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए कि उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके बहुत सारे उपन्यास थे। और कहिएगा कि ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है। तो मान लेते हैं अभी हम लोग मैट्रिक पास करने के बाद, ठीक है, मैट्रिक पास करने के बाद जो है फिर हम लोग नौकरी के लिए किसी एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है। तो उस एग्जाम में जो है एक सामान्य अध्ययन आता है। ठीक है। वो सामान्य अध्ययन में यही सब चीजें पूछी जाती है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था। ठीक है। इसके बाद कब देहांत हुआ, इसके बाद मानसरोवर किसका लिखा हुआ है। ये तमाम चीजें जो है हम लोगों को सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है। ठीक है। हम्म। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये देखिए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं ना, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी न किसी फॉर्म में हमारे सामने आते रहता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को बार बार ये सुझाव दे रहे हैं कि जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, और कोई भी इसमें बेकार नहीं जाता है, और विद्या बांटने से बढ़ता है ना। यही एक ऐसा धन है कि ये घटता नहीं है, और इसमें फायदा ही फायदा है। इसमें कोई घाटा वाली बात है ही नहीं। जैसे हम किसी को हाँ कोई भी दूसरा चीज दे देते हैं, तो फिर जो है वो हमको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस चीज का गारंटी नहीं है। ठीक है। और उसे हमको फायदा ही हो, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन विद्या बांटने से और बढ़ता है। ठीक है। और इसमें फायदा ही फायदा होता है। ठीक है। तो ये है कि ये सब तो जान गए कि क्यों जानना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आप सोचेंगे कि भाई हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को कौन रखेगा, कैसे हम लोग संपादन करेंगे, क्या चीज लिखेंगे। ऐसा बात नहीं है। आप यदि लिखने के लिए आए तो लिखने के लिए क्या चाहिए, कोई भी चीज लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पेन और एक कॉपी हो जाएगा तो हम कुछ भी लिख देंगे। लेकिन उस चीज को जो है अपने में डेवलप करने में हमको चिंतन करना होगा, सोचना होगा, है ना। तो ये है कि हमारा बैकग्राउंड कुछ भी रहे, हम कहीं के भी रहे, हम नदी में रहते हैं कि नाला में रहते हैं कि जंगल में रहते हैं कि गांव में रहते हैं। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, हम्म रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भी सुनसान क्षेत्र में रहते थे, लेकिन उनको जो है साहित्य का क्या मिला था, बताइए? साहित्य का, हाँ, नोबेल प्राइज। ठीक है। हम लोगों के यहाँ जो है विश्व में, ठीक है, सबसे बड़ा प्राइज जो होता है वो क्या होता है? नोबेल प्राइज। नहीं, भारत रत्न से भी बड़ा प्राइज पूरा विश्व का। ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। ठीक है। हम्म ठीक है ना। तो, तो ये है कि उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये सब पत्रिका का जो है वो मतलब मुख्य संपादक रही। हंस, जागरण, माधुरी, मतलब ये जो पत्रिका छप रहा था उस समय इसके मुख्य संपादक, है ना, मतलब एडिटिंग करना, जैसे जो कोई भी उसमें आलेख लिख करके देते थे उसका एडिटिंग करना, उसको अच्छी तरह से सजाना, इसके बाद छापना, ये उनका काम रहता था। लेकिन थे तो गांव के, हाँ, गांव के थे।
लेकिन जो है वो उनको ये सब चीजें मिला। अच्छा, इसके बाद हम लोग भी करेंगे तो हम लोगों को भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। फिर कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन की प्रचुर मात्रा में किया। ठीक है, तो ये है कि ये सब तो कुछ गिने चुने हम लोग यहाँ विवरण विवरण दे रहे हैं, लेकिन काफी मात्रा में वो जो है कहानी, कविताएं, कहानी वगैरह जो है वो लिखे। ठीक है, प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ठीक है, तो ये प्रेमचंद जो है, जैसे जो भी हम लोग लिखते हैं, चाहे तो उनका जो लेखन है, ठीक है, उस लेखन को जो है वो सामाजिक परिवर्तन, जैसे समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए, अच्छी चीजों को हम लोगों को अमल करना चाहिए, तो ये सब चीजों पर आधारित जो है उन्होंने काफी काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी है, जिससे हमको बहुत सारी चीजों की सीख मिलती है, और हमको जो है समाज में परिवर्तन करने का मतलब सोच मिलता है कि हाँ भाई, हम लोग जो है अपने समाज को कैसे परिवर्तन करें ताकि हम लोगों का जीवन, हम लोगों का सोच, हमारा समाज, हमारा देश आगे की ओर बढ़े। फिर उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। तो जैसे हम लोग अपना गांव घर जो भी देख रहे हैं, है ना, उसके बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग भी अपना अपना लिख सकते हैं, जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा। हाँ, अपने रीति रिवाज के बारे में। ठीक है, और अ- अपने से संबंधित, नो टॉकिंग, साइलेंस प्लीज। फिर अपने से संबंधित कोई घटनाओं के संबंध में हम लोग भी लिख सकते हैं, और हम लोग जो लिखेंगे उसको हम लोग संपादित भी कर सकते हैं, और प्रकाशित भी कर सकते हैं, उसको प्रकाशित भी कर सकते हैं। और ऐसा है कि जब हमारा प्रकाशन, हमारा जो सपोज ये गद्य लिखे चाहे पद्य लिखे, चाहे कविता लिखे चाहे कहानी लिखे, हैं, किसी को भी अच्छा लग सकता है। हो सके ऐसा हो कि पूरा संसार में जो है सबसे, सभी को जो है वो बहुत ही अच्छा लग सकता है। तो इस हिसाब से जो है हम लोगों को भी, और इसमें देखिए, सोचना समझना पढ़ना लिखना, इसमें घाटा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोगों को अपने आप को इस तरीके से ढालना है, और सोचना है, लिखना भी है, और ये नई नई चीजें भी लिखना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग जाने किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। जैसे समाज में जो है किसान किसान कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, किसान क्या करते हैं, मजदूरों की क्या स्थिति है, रिक्शा चालक का क्या स्थिति है। ठीक है, चाहे तो दूसरे के घर में काम करने वालों की क्या स्थिति है, ये सब पर जो है उन लोगों ने, मतलब उनकी रचनाओं में ये सब चीजें का वर्णन काफी अच्छे से दिया है। दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। ठीक है, तो ये तो उनका परिचय हुआ। इसके बाद प्रेमचंद कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, उसमें मनुष्य नहीं, पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। तो ये है कि आदमी का तो वर्णन उन्होंने किया ही, साथ ही साथ जो है जैसे पशु पक्षी, हमारे समाज में, हमारे संपर्क में जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके साथ हमारा क्या लगाव है, हमारा क्या उनके साथ संबंध है, इसका भी उन्होंने जो है बहुत ही व्यापक रूप से चर्चा किया है। और बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, अच्छा, ये तो है कि कोई भी चीज वो जो लिखे हैं बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, बहुत ही सरल भाषा में लिखे हैं, और हम सबों को जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे लिखे हैं।
इसके बाद उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। और उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। मतलब उनका जो लेखन है उसमें अंग्रेजी भी है, नहीं फारसी भी है और अरबी भी है। मतलब सभी सभी वर्ड, सभी तरह के शब्द, है ना, और सभी तरह की भाषा का जो है उन्होंने काफी कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। इसमें जो है दो बैलों की कथा, ठीक है। इसमें एक दो बैलों की कथा है, हालांकि इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। तो ये दो बैलों की कथा जो है, मतलब इस कहानी में क्या वर्णन है सो मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है जैसे पशु पशु और हमारे समाज के जो किसान लोग हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या भावनात्मक संबंध है, ठीक है। जैसे आप लोगों के घर में भी बैल है, ठीक है, बैल है ना? किसके किसके घर में बैल है? हाँ, किसके घर में बैल नहीं है? तो बैल नहीं है तो बकरी होगा। बकरी है? हैं? क्या बैल नहीं है? किसी के घर में बैल नहीं है? हाँ? कोई तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं भाई। बैल है कि नहीं? नहीं है, इन लोग सबके घर में है? है। तो सबके घर में ट्रैक्टर है क्या? अच्छा, बैल भी नहीं है और ट्रैक्टर भी नहीं है। हाँ, तो अच्छा ठीक है। तो ये है कि देखिए, एक्चुअली हम लोग सभी कृषक वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो ये है कि पहले जमाने में ट्रैक्टर तो नहीं था। हम लोग अपना खेती बाड़ी का काम कैसे करते थे? पशुओं से, बैल से करते थे। तो बैल बैल का जो है हमारे खेती में अहम भूमिका है, ठीक है। बिना बैल के जो है हम लोग अच्छी खेती नहीं कर पाते। तो ये है कि बैलों से भी हम लोगों को भावनात्मक संबंध रखना होगा। उनको भी, जैसे अभी, हाँ, हम लोग जैसे मान लेते हैं, हम लोग सपोज दो भाई हैं चाहे तीन भाई हैं, ठीक है। तो हम लोग में से कोई जो है एक सपोज कमाता है, कमा करके घर में पैसा देता है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग ज्यादा पूछ देते हैं ना। हम्म उसको आदर करते हैं कि भाई वो नहीं कमाएगा तो फिर हमारा घर नहीं चलेगा। नहीं, नहीं चलेगा ना। तो ये है कि बैल के, हाँ, बैल के बिना तो हम लोगों का नहीं चलेगा। तो ये है कि बैल के साथ जो है हम लोगों को किसी तरह का अन्याय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ये यहाँ पर जो है वो भावनात्मक संबंध, समाज, कृषक समाज का और पशु के बीच में क्या भावनात्मक संबंध है ना, उसका जो है बहुत सरलता से जो है इन्होंने लिखा है इस चीज को। अच्छा, इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, ठीक है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। तो उस समय जो है जब उन्होंने यह लिखा था, ये अपना, ये अपनी रचनाओं को जब वो लिख रहे थे उस समय जो है हमारा देश क्या था? गुलाम था, ठीक है। तो गुलाम था, तो ये है कि अंग्रेज, और उसमें भी अंग्रेजों के गुलाम था, पूरा भारतवर्ष जो है गुलाम था, ठीक है। तो ये है कि उनका जो सुझाव था, चाहे वो जो व्यक्त किए हैं अलग अलग रचनाओं में, तो उसमें उनका जो फोकस रहा है, तो उसमें वो क्या किए हैं कि वो उनका जो कहना है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मतलब हम लोग उस समय उसके गुलाम थे, अंग्रेजों के। मतलब हम लोग जो भी करेंगे उसमें गुलाम, मतलब अंग्रेज का हिसाब से चलेगा। मतलब अंग्रेज कहेगा ये करो तो वही करना है, ठीक है। इसके बाद इतना, मतलब इतना टैक्स भरना है तो इतना टैक्स भरना है, ठीक है। ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो है
फिर मतलब क्या था कि हम लोगों की अपनी आजादी कुछ भी नहीं थी। ठीक है, उन्हीं लोग के हिसाब से करना था, और वो जो भी मतलब देश का पैसा उन लोगों के पास जमा होता था, उन लोग अपने लिए, चाहे तो अपने देश के लिए, इंग्लैंड के लिए करते थे। ठीक है, तो ये है कि हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये है कि स्वतंत्रता पाने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग प्रयास करें तो हम लोगों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो हम लोगों ने जो है हमारे यहाँ ये लेखक कवि, ठीक है, सभी का योगदान है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी जैसे ये जितने भी हमारे हुए हैं, तो लेकिन साथ ही साथ जो है लेखक का भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को ऊंचाई तक ले जाने में इन लोगों का बहुत योगदान रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद के पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया गया है। तो यह जो है पंचतंत्र पंचतंत्र और हितोपदेश, का भी कथा परंपरा का उपयोग इसमें मिलता है। तो अब आते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसे ही आप लोग पढ़ करके समझिएगा। ठीक है, और समझ करके जो है उसका गूढ़ तत्व को जानने का कोशिश कीजिएगा, यह बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको सब कुछ पढ़ा ही दें, पहला बात। लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को, वो चीज आप लोगों को समझना है, अपने से अध्ययन करना है। और यदि उसमें आप लोगों को कोई समझ में नहीं आता है तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो देखिए जानवरों से जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। क्या? बुद्धिहीन है। बुद्धिमान। अच्छा तो क्या लिखा हुआ है? जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिहीन समझा जाता है। ठीक है, वही हम जानना चाह रहे थे कि आप लोगों का क्या अटेंशन है। तो ये है कि जैसे हम लोग किसी को भी गधा कहते हैं ना, यस। हाँ, मतलब जो है यदि हम उसको समझाए इसके बाद नहीं समझता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गधा। ठीक है, ये तो गधा है, इससे लगना बेकार है। ठीक है, तो ये है कि जितने भी जानवर हैं उसमें जो है सबसे बुद्धिहीन किसको समझा जाता है? गधा को। ठीक है, गधा तो को। हाँ हाँ, तो ये है कि जानवरों में गधा सबसे सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा। देखिए आप लोगों का अटेंशन जानने के लिए हम हो सके उल्टा भी चीज बोले, लेकिन उसमें जो है आप लोगों को, और यदि आप लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम जब किसी आदमी को परले दरवाजे दर्जे पर बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, जो कि हम बोले गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जैसे ये है कि मतलब यहाँ पर वो जानना चाह रहे हैं कि मतलब गधा जो है वाकई गधा है, बुद्धिहीन है, या फिर जो है वो सीधा साधा है इसलिए उसको सबके सब गधा कह रहा है। ठीक है, जैसे किसी से मतलब सीधा साधा है, किसी से मतलब ना तो लड़ता है ना तो ये क्या कहता है मारता पीटता है। ठीक है, हम्म तो इसीलिए जो है जो जानवर गधा जानवर है सीधा साधा होने के चलते तो उसको कहीं हम लोग बेवकूफ नहीं कह रहे हैं, है ना। तो ये है कि इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, तो उसका जो है वो विश्लेषण किए हैं। जैसे कि गाय सिंग मारती है, हाँ, इसके बाद ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है।
किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। ठीक है। तो इस तरह से जो है जितने भी अलग अलग जानवर हैं, सबको अपना क्रोध, इसके बाद दिखाते हैं, शैतानी भी दिखाते हैं, लड़ते झगड़ते भी है। लेकिन गधा को जो है आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि वो जो है कभी भी क्रोध करता है। ठीक है। जितनी चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। ठीक है। तो उसी तरह से जैसे मतलब जो भी आदमी गरीब है, लाचार है, ठीक है, चाहे उन लोग जिस तरह से भी हैं, उनको सड़ी हुई घास सामने डाल दो, मतलब उसके सामने यदि हम लोग कुछ भी रख देंगे, है ना, तो उसमें असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। तो देखिए ये समाज का जो है कैसा वो विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। मतलब हमारे समाज में उस समय, चाहे अभी भी कहिए तो, ठीक है, तो ये है कि जैसे कोई भी काफी गरीब है, उसके सामने आप कुछ भी रख दीजिएगा, हाँ, मान लेते हैं, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं, तो उसके पास मान लेते हैं हम सड़ा खाना भी दे दें, हाँ, तो फिर भी जो है, क्योंकि भाई उसको तो पेट पालना है, मतलब जीवित रहना है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग सड़ा खाना भी दे दें, चाहे तो खराब खाना भी दे दें, हाँ, तब भी जो है उसमें यह नहीं दिखेगा कि मतलब असंतोष जाहिर नहीं करेगा, हाँ, कि भाई इसने जो है हमको ये चीज क्यों दे दिया। ठीक है। तो वही चीज लिखा है, बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। ठीक है। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ठीक है। तो ये गरीब के लिए यह चीज व्यक्त किया गया है कि मतलब जो है जो गरीब है ना, चाहे उसको सुख हो चाहे दुख हो, चाहे तो लाभ हो चाहे तो हानि हो, है ना, किसी भी दशा में जो है उसकी उसको, जैसे मान लेते हैं कुछ लाभ ही हुआ, तो वो बहुत ही ज्यादा, मतलब चूंकि वो उस स्थिति में रह रहा है, तो उससे जो है ना तो उसको ज्यादा कुछ खुशी होती है ना, चाहे तो कुछ चीज उससे छीन गया, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, यदि उसमें से भी कोई कुछ ले लिया, हाँ, तो उसमें भी उसको जो है बहुत ही ज्यादा दुख, चाहे तो बहुत भी माथा पटकने का काम करने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसकी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। तो पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। ठीक है। तो ये है कि देखिए हमारे ऋषि मुनि जो हैं, ठीक है, अभी के अभी के जो है पंडित लोग का बात मत करिए। ठीक है। अभी तो ये सभी कोई इस तरह के नहीं हैं, लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि थे, उन लोगों में मतलब ये, उन लोगों को जो है ना तो किसी चीज का लोभ था, ना लालच था। ठीक है। और नहीं उन लोग अपना लाभ हानि सुख दुख ये सब के बारे में सोचते थे। ठीक है। यहाँ तक कि जो है ऋषि मुनि लोग तो पानी के अंदर में जो है 6 6 महीना तक रहते थे। ठीक है। बैठे बैठे जो है उन लोगों के ऊपर में जो है क्या बोलते हैं उसको, दीमक का, वो क्या बोलेंगे, टील्हा। ठीक है। टील्हा बन जाता था। ठीक है। तो उन लोगों को जो है ना तो सुख दुख लाभ हानि, है ना, ये सब पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। ठीक है। तो देखिए वैसे लोगों को जो है हम लोगों को बेवकूफ तो कहना नहीं चाहिए। ठीक है। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ठीक है। तो ये है कि सद्गुणों का, भाई इस तरह का गुण यदि उसमें है, तो फिर उसका अनादर क्यों, है ना, उसका तो हम लोगों को सबको जो है आदर करना चाहिए। ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो हमारे समाज पर अच्छा खासा और अच्छा चीज कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी का जो है उन्होंने कोई भी मतलब इतना अनादर कभी भी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब आप में यदि वो गुण दिखेगा तो लोग जो है आपको क्या कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सीधा भी होना चाहिए, लेकिन उतना सीधा नहीं होना चाहिए। इस संसार के लिए जो हमारा अभी संसार है, हम्म उनका जो है हमको आदर करना चाहिए था ऐसे लोगों को, लेकिन उनको जो है वो आदर इतना संसार नहीं देता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मतलब हम लोगों को जो है चाहे तो इस इतना ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ठीक है। तो अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे उस मये के लिए बचा के रखते हैं, जी तोड़ मेहनत करते, किसी से झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिसे यहाँ पर कह रहे हैं, हेलो। हाँ, तो ये है कि आप लोगों को इस तरीके से जो है अभी किताब मिल गया है, तो अलग अलग चैप्टर को आप लोग पढ़िए। पढ़ करके जो है उसमें समझने का बात है ना, कि आखिर उस लेखक ने हम्म किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, क्या कहा, है ना। और हम लोगों को जैसे देखिए, इसमें एक चीज तो यहाँ दिया ना कि भाई हम लोगों को भी इसमें सीख मिल रही है। हाँ, और वो उसको जो है अच्छे सलीके से जो है उन्होंने वर्णन भी किया है। तो ये कह रहे हैं कि देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, है ना। अमेरिका में जो है जैसे भारत, हाँ, भारत में नहीं, अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया जाता, जबकि हम लोग ना तो शराब पीते हैं, है ना। और हम लोग जो है ना जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और किसी का भी बात यदि टीका टिप्पणी करते हैं तो वो भी सुन लेते हैं, फिर भी बदनाम है। हम्म कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। तो देखिए, अमेरिका जो है हम लोगों को, हम लोग जैसे हम लोग जाते हैं, चाहे तो जाना चाहते हैं चाहे रहना चाहते हैं, ये उस समय का बात है। तो उन लोग क्या कहते हैं, अभी भी जो है कुछ कुछ कंट्री जो है कह देते हैं यू आर इंडियन। ठीक है, आप लोगों का कोई सभ्य समाज नहीं है। ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग तो मतलब इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बदनाम किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग सभ्य समाज से नहीं आते। ठीक है। और उन लोग जो है दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि नहीं, वही लोग जो है सभ्य समाज है। तो ये है कि यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं और लेखक कि, और इसीलिए जो है हम लोगों को ज्यादा सीधा नहीं होना है, बल्कि ईंट का जवाब किससे देना है, पत्थर से देना। ठीक है। तो ईंट का जवाब यदि हम लोग पत्थर से देते, मतलब उन लोग जैसा बदमाशी करता है वैसे ही हम लोग भी उन लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करते, तो शायद उन लोग भी हमको कहते कि हाँ भाई ये भी सभ्य है। ठीक है। इसके बाद जापान को की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों को गण्य बना दिया। ठीक है। तो इस तरह से जो है, हाँ मतलब
ये क्या कहते हैं, जापान उन लोगों से टकराया। ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर जो है अभी जापान जापान जो है हम लोगों का डेवलप कंट्रीज में आता है अभी भी। ठीक है। तो ये है, हाँ, तो ये है कि आपको ईंट का जवाब पत्थर पत्थर से देना पड़ेगा। हाँ, तभी जो है आपको कोई आदमी समझेगा, मानेगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो गधा है, ठीक है, इसको देखिए, ये सब पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अपने से भी पढ़ते रहिए सब कहानी सब। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है और भी है ना। और वो कौन है, वो भी गधा से कम नहीं है। ठीक है। और वो कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बैल। ठीक है। इसके अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिए का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। अच्छा। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। तो ये है कि देखिए, बैल जो है गधा का ही, क्या बोले, गधा का ही भाई है। लेकिन कभी कभी जो है बैल किसी से लड़ झगड़ता भी है। हाँ, अपना अड़ियल व्यवहार भी दिखाता है ना, असंतोष भी प्रकट करता है। तो इसलिए उसका स्थान उतना ज्यादा तो नहीं है जितना गधा को दिया गया है, उसे कुछ नीचा है। ठीक है। तो ये है कि मतलब आप लोग बुक्स को पढ़ने का आदत डालिए। ठीक है। हमारा यह जानना था कि आप लोग कैसे पढ़ाई कीजिएगा और कैसे चीजों को सीखिएगा। फिर इसमें से संबंधित, ठीक है, इसमें से संबंधित आपको फिर प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आगे होगा इसी चैप्टर में। हाँ। तो अभी हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग पढ़िए। फिर जो है हम लोग समझेंगे, जैसे इसके चैप्टर के लास्ट में जो है आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, जैसे ये है। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस का जो है आपको अभ्यास करना। ठीक है। अभ्यास करना है। और ये है कि ये सब जो है इसी चैप्टर में जो भी लिखा गया है उसी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, और इनको समझने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए, एक तो रचना और अभिव्यक्ति, एक तो हो गया ये गद्यांश। ठीक है। गद्यांश से जो गद्य है उससे जो है आपको ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है। इसके बाद आया है रचना एवं अभिव्यक्ति। ठीक है। तो अब जो है इसके आधार पर, जैसे हीरा मोती के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही, हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया का तर्क सहित अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो ये जो रचना एवं अभिव्यक्ति है, रचना एवं अभिव्यक्ति मतलब ये तो जो कह रहा है किताब में उसमें से आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा ये है कि इसमें जो है जो भी घटना घटित हुआ है उसमें से कुछ घटना का जिक्र किया गया है ना। तो उसमें जो है आप अपना विचार दीजिए कि भाई ये आखिर सही हुआ था, गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे तो ये चीज होना चाहिए। तो ये है, इसमें रचना का अभिव्यक्ति में आप लोगों को ये सब चीजें भी सोचने समझने का प्रयास करना है। आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत कर रही है, तो अब जो है यहाँ पर जैसे जो भी कहानी अभी अभी क्या बताया गया कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से देना चाहिए।
ठीक है। दूसरा कि मतलब जो है हम लोगों को इतना भी सीधापन सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग तो उस समय गुलाम थे ना। ठीक है, तो यह जो कहानी है यह हमको आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत कर रही है। तो यह सब चीज जो है आपको सोचना समझना है और अपना राय देना है। फिर अब आ गया भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन मतलब इसमें जो है आपको ग्रामर का पोर्शन आएगा। ठीक है, अब इसमें जो है फिर अब ग्रामर जो है हर चैप्टर में जो है जो भी हम लोग लिखे हैं उसमें जो है ग्रामर है। ठीक है, और इसमें हम लोगों को वो ग्रामर सबको भी समझना है। बस इतना ही बाकी है। मैं फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब इसमें जो है ही और भी वाक्य में किस बात की ओर पर जोर देने का काम कर रहे हैं, इन शब्दों को निपात कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि देखिए बस इतना ही काफी है। फिर भी फिर मैं भी फिर मैं भी जोर लगाता हूं। तो ये ही और भी है ना, ही और भी में क्या है कि हम लोग जोर देते हैं। जैसे बस इतना ही काफी है। हाँ, ऐसा नहीं बोलते हम बस इतना ही काफी है। तो हम जो पूरा वाक्य वाक्य जो पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ही पर क्या देते हैं, जोर देते हैं। ठीक है, तो किसी भी वाक्य के किसी भी शब्द में वाक्य के किसी शब्द में जब हम लोग जोर देते हैं तो उसको हम लोग निपात कहते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोगों को इसमें इस चैप्टर से सिर्फ कहानी ही नहीं जानना है बल्कि इसे संबंधित ग्रामर सबको भी जानना और समझना। अब कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिसमें निपात का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, तो अब जो है कहानी में से ये जो पूरा कहानी पढ़े, ठीक है, इस कहानी में से जो है आप लोगों को 5 वाक्य चुनना है जिसमें कि जिस शब्द पर हम लोग जोर दे रहे हैं, है ना, जिसको कि हम लोग निपात कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कहानी को पढ़िएगा। कहानी को पढ़ करके जो है आप लोगों को पढ़ने के क्रम में लगेगा कि कहाँ पर हम लोग को जोर देना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो है वहां पर हम लोगों को जोर देना है, नहीं उसको छांटना है। ठीक है, और उस वाक्य को ही छांटना है, पूरे वाक्य को। हाँ, और उसमें से बताना है कि इसमें हम लोग जोर दे रहे हैं। और ये इस शब्द को हम लोग निपात कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से फिर कह रहा है कि ये रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। ठीक है, तो अब जो है वाक्य वाक्य जो होता है वाक्य भी जो है अलग अलग प्रकार का होता है। क्या क्या वाक्य होता है बताइए। हम्म सब वाक्य एक ही जैसा होता है क्या? सब वाक्य एक ही जैसा होता है ना। हाँ, तो फिर जो है अब इसमें जो है वाक्य उपवाक्य सबको जो है छांटना है। तो फिर जो है जब तक हम लोग वाक्य नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे इसको छांटेंगे। ठीक है, तो यह है कि हमको ग्रामर जानना जरूरी है। ठीक है, व्याकरण जानना जरूरी है। तो ये है कि साहित्य में हमारा कहानी बदलते रहेगा। हाँ, इसके बाद कहानी बदलते रहेगा। आज 2 बैलों की कथा है, दूसरे बार दूसरा कुछ कहानी पढ़ेंगे। कविताएं भी बदलते रहेगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा बताइए। हाँ, वाक्य। ग्रामर नहीं बदलेगा, व्याकरण नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये है कि ये चीजें बदलती रहेगी। ठीक है, लेकिन व्याकरण नहीं बदलेगा। ठीक है, तो व्याकरण जो है हमको बहुत ही बारीकी से समझना है और जानना है। ठीक है, तो ये है कि इसीलिए अब हम लोग जो है व्याकरण पढ़ेंगे। फिर देखिए कहानी में जगह जगह मुहावरे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जगह जगह में मुहावरा हुआ है ना। कोई 5 मुहावरा छांटिए
और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। अब इसमें जो है, जो भी हम लोग कहानी पढ़े, ठीक है, उसमें जगह जगह पर मुहावरा, मुहावरा किसको बोलते हैं? जैसे एक आध मुहावरा का ये उदाहरण दीजिए। एक आध मुहावरा, मुहावरा का उदाहरण दीजिए। आप लोग मुहावरा जानते हैं एक आध? हाँ, बोलो बोलो बोलो, यदि जानते हो तो। हाँ, 9 2 11 होना। 9 2 भाग जाना। अच्छा। आंखों का तारा होना। आंखों का, हाँ, मतलब देखते रहे। क्या? आंखों का तारा होना मतलब क्या होता है? हाँ, प्यारा होना। ठीक है, आंखों का तारा होना मतलब प्यारा होना। तो इस तरह से जो है जितना भी मुहावरा है, ठीक है, अधिक से अधिक। हाँ, तो इस कहानी में भी जो है अलग अलग जगह पर जो है मुहावरा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये है कि मुहावरा का अर्थ, मुहावरा को वाक्य में प्रयोग करना। ठीक है। जैसे अभी हम बोलेंगे कि मतलब वहां पर, जैसे आप लोगों का क्या क्या नाम है, नाम जानेंगे तब तो बोलेंगे। ठीक है। जैसे मतलब जो है, क्या क्या नाम है बच्चों आप लोगों का, बताइए। अंकित कुमार मुंडा। अच्छा। रामचंद्र। हाँ, तो जैसे ये अभी अंकित, अंकित, हाँ, अंकित कुमार, अंकित अभिषेक कुमार है वहां पे। है। हाँ, जैसे अंकित जो है अपने माँ बाप के आंखों का तारा है। ठीक है। तो हम्म, क्या? आंखों का तारा नहीं है अंकित? हाँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है, जो मुहावरा है उसको हम लोग को प्रयोग में भी लाना है।